Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. Ready? In 3, 2, 1. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की मूवी आयरन मैन मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। 2008 एक सिंपल सा साल, पर हॉलीवुड सिनेमा के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि उस वक्त तक सुपर हीरोज मूवीज काफी हो चुकी थी और लोग वही सुपर पावर्स को देखते देखते बोर भी होने लगे। लेकिन फिर आई एक मूवी एक आदमी की जो ना एलियन था और ना ही म्यूटेंट, वो सिर्फ एक टेक जीनियस था। एक ऐसी मूवी जिसके बिना मार्वल का पूरा यूनिवर्स बस एक आइडिया ही रह जाता, जिसके साथ ही शुरू हुआ एमसीयू का सफर। एक ऐसी जर्नी जिसका पहला कदम था आयरन मैन, जहां आयरन मैन ने सिर्फ अपने सूट को एक्टिवेट नहीं किया बल्कि उसने पूरा एमसीयू चालू कर दिया। तो चलिए वापस चलते हैं उस पहली फिल्म की तरफ और जानते हैं कुछ ऐसे ही टॉप 10 फैक्ट्स जो हर मार्वल फैन को जानने चाहिए, जिसमें आप जानेंगे कि क्या रीजन था आयरन मैन मूवी को बनाने का, कौन कौन से ऐसे बेहतरीन सीन थे जिन्हें बिना स्क्रिप्ट के ऑन द स्पॉट शूट किया गया, आयरन मैन के सूट को डिजाइन करने में किस लेवल की इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सजेशंस लिए गए, और क्यों जार्विस को एक ह्यूमन की जगह एक एआई की तरह दिखाया गया। आयरन मैन इस मूवी को रिलीज किया गया था 2 मई 2008 को, जिसे डायरेक्ट किया था जॉन फेवरो ने, जिन्होंने इसके बाद आयरन मैन 2, शेफ, द जंगल बुक और द लॉयन किंग जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $140 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $600 मिलियन का बिजनेस किया था, और ये उस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 8 मूवी थी। 2008 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल, कुंग फू पांडा, हैंकॉक और मेडागास्कर एस्केप टू अफ्रीका। इस मूवी को मार्वल स्टूडियो और पैरामाउंट पिक्चर के अंडर में रिलीज किया गया था और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 7.9 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आखिर क्यों बनाई गई आयरन मैन मूवी? तो आज हम भले ही आयरन मैन को एमसीयू का किंग समझते हैं, लेकिन 2008 से पहले आयरन मैन कोई टॉप लेवल का सुपर हीरो नहीं था, क्योंकि उसके पास ना ही स्पाइडरमैन जैसा क्रेज था और ना ही एक्समैन जैसी पॉपुलैरिटी थी, और आयरन मैन के कॉमिक्स भी लिमिटेड ऑडियंस तक ही फेमस थे। फिर मार्वल ने उस पर अपनी पहली मूवी क्यों बनाई? वजह थी मजबूरी और जुगाड़ का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ईयर 2000 की शुरुआत में मार्वल अपने पॉपुलर कैरेक्टर जैसे स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इनके राइट्स ऑलरेडी अलग स्टूडियो को बेच चुकी थी। सोनी के पास स्पाइडरमैन चला गया और एक्समैन चला गया फॉक्स के पास, और मार्वल के पास बचे सिर्फ बी ग्रेड या कम पॉपुलर कैरेक्टर। तब मार्वल ने डिसाइड किया अब हम अपनी खुद की मूवी बनाएंगे अपने कैरेक्टर के साथ, और सबसे पहला हीरो चुना गया आयरन मैन, क्योंकि आयरन मैन के राइट्स मार्वल के पास थे। और वहीं आयरन मैन एक मॉडर्न टेक बेस्ड अडल्ट ऑडियंस फ्रेंडली कैरेक्टर था, जहां टोनी स्टार्क का एटीट्यूड, साइंस और सरकाज़म उसको यूनिक बनाता है। लेकिन रिस्क ये था कि आयरन मैन तब तक एक मेनस्ट्रीम कैरेक्टर नहीं था, और अगर ये फिल्म फ्लॉप होती तो मार्वल स्टूडियो बंद हो सकता था। पर जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस सूट को पहना और जॉन फेवरो ने डायरेक्शन संभाली, तो एक ऐसी मूवी बनाई जिसमें सिर्फ एक हीरो का ओरिजिन नहीं बल्कि एक स्टूडियो का जन्म हुआ, और वहीं से एमसीयू का इंजन स्टार्ट हुआ, जिसका पहला गियर था आयरन मैन। आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर का वो फाइनल बैटल तो आपको याद ही होगा, जहां हाई टेंशन के साथ रूफटॉप पर एक्शन हो रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पूरा फाइट सीक्वेंस शूट के टाइम ही लिखा जा रहा था? जब मूवी का क्लाइमेक्स आने वाला था तो मार्वल के पास फाइनल फाइट की प्रॉपर स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं थी। शूटिंग के दिन ही राइटर्स और प्रोडक्शन टीम सेट पर ही ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि आयरन मॉन्गर कितना बड़ा होगा, फाइट कहाँ होगी, रूफटॉप पर या स्टार्क इंडस्ट्री के अंदर, टोनी को कैसे जिताएंगे जबकि उसके पास फुल पावर भी नहीं है। और ये बात डायरेक्टर जॉन फेवरो ने खुद कहा था कि हम लोग सेट पर ही ये आइडिया सोच रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम $200 मिलियन की बस एक स्टूडेंट मूवी बना रहे हैं, जिसमें कई शॉट्स तो स्टोरी बोर्ड के बिना ही फिल्माए गए थे। बस एक्टर्स को रफ आइडिया दे दिया गया और कैमरा रोल हो गया, जहां रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जेफ ब्रिज ने अपने इम्प्रोवाइजेशन और इंसिस्ट पे काम किया और इस फाइट सीन को इतना आइकॉनिक बना दिया जो आज भी लोगों को याद है। बिल्कुल रियल, रॉ और अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि कभी कभी परफेक्शन प्लानिंग से नहीं प्रेशर से आता है। जैसे ये सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, उसी तरह मूवी के कई और भी सीन थे जो अनस्क्रिप्टेड थे, जिसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे आइकॉनिक लाइन थी,
आई एम आयरन मैन, जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। टोनी स्टार्क को ये लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर अप करना था, लेकिन RDJ ने लास्ट मोमेंट पर ये लाइन बदल दी और ये लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग लगी कि उसे ऑफिशियली एंडिंग बना दिया गया। सेकंड था वो बर्गर सीन। टोनी जब केव से बचकर निकलता है और सबसे पहले बोलता है आई वांट चीज बर्गर, ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। उस वक्त RDJ को रियल क्रेविंग हो रही थी चीज बर्गर की। थर्ड सीन था वो सूट टेस्ट के टाइम होने वाला फायर एक्सप्लोजन रिएक्शन, जब टोनी गैराज में पहली बार रिपल्सर टेस्ट करता है और पीछे से ब्लास्ट होता है। RDJ का सरप्राइज वाला रिएक्शन बिल्कुल असली था, क्योंकि वो एक्सप्लोजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि RDJ जेन्युइनली सरप्राइज हो गए। फोर्थ सीन था निक फ्यूरी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो टेक्निकली स्क्रिप्टेड था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि RDJ और सैमुअल जैक्सन का ये सीन शूट हो रहा है। पूरे सेट को बंद कर दिया गया और सीक्रेट कैमरा और मिनिमल क्रू के साथ इस सीन को शूट किया गया। और जब निक फ्यूरी अपनी लाइन बोलते हैं, तभी से एवेंजर्स की शुरुआत होती है। टोनी स्टार्क के हाईटेक सुपर सूट को चलाने वाला उसका AI यानी जार्विस, एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर के फैंस के दिलों में बसा है। लेकिन कॉमिक्स की दुनिया में जार्विस कोई AI नहीं था, बल्कि वो एक असली इंसान था, जिसका पूरा नाम था एडविन जार्विस, टोनी स्टार्क का लॉयल बटलर। बिल्कुल वैसा ही जैसे ब्रूस वेन के पास अल्फ्रेड है, तो मूवी में उसे इंसान से बदलकर मशीन क्यों बना दिया गया? इसका रीजन था मूवी को प्रैक्टिकलिटी और मॉडर्न टच देना। जब 2008 में आयरन मैन बनाई जा रही थी, तो मार्वल एक ऐसी दुनिया सेट कर रहा था जो थोड़ी ग्राउंडेड भी लगे और फ्यूचरिस्टिक भी। और उसी वक्त जॉन फेरेरो की टीम ने सोचा, अगर टोनी एक टेक जीनियस है तो उसका बटलर भी एक टेक बेस्ड होना चाहिए। और वहीं से पैदा हुआ जार्विस, जिसका पूरा नाम था जस्ट अ रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम, एक AI जो टोनी के सूट को कंट्रोल करता, उसकी लाइफ को मैनेज करता और बीच बीच में ह्यूमर भी लाता। आयरन मैन का ओपनिंग सीन तो आपको याद ही होगा, जब डेजर्ट के बीच आर्मी कॉन्वॉय के साथ टोनी स्टार्क चिल मोड में ड्रिंक लेकर जोक्स मार रहा था और फिर अचानक से एक ब्लास्ट होता है। पूरा सीन ऐसे लगता है जैसे अफगानिस्तान के बैटलफील्ड में शूट हुआ हो, लेकिन सच में वो पूरा सीक्वेंस कैलिफोर्निया के ड्राई लैंड में शूट किया गया था, स्पेशली कैलिफोर्निया के लोन पाइन में, जहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अफगानिस्तान के साउथर्न डेजर्ट जैसा दिखता है। मार्वल स्टूडियो ने यहाँ के वाइट डेजर्ट शॉट, डस्ट स्टॉर्म और रॉकी टेक्सचर, इन सब को यूज किया और बाद में थोड़ा कलर ग्रेडिंग और बैकग्राउंड VFX ऐड करके पूरे कैलिफोर्निया को अफगानिस्तान जैसा बना दिया। और सच बताऊं तो इस वीडियो को बनाते वक्त तक मुझे यही लगता था कि ये सीन अफगानिस्तान में ही शूट हुआ है। शील्ड का नाम पहली बार MCU में धीरे धीरे सामने आया था, और वो भी इसी आयरन मैन मूवी में। आयरन मैन ने न सिर्फ टोनी स्टार्क को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि शील्ड के नाम को भी पहली बार धीरे धीरे सबके सामने लाया। मूवी में जब एजेंट फिल टोनी स्टार्क से मिलने आते हैं, तो वो अपना डिपार्टमेंट बताते हैं, स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन इन्फोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक डिवीजन, जिसे टोनी सुनकर बोलता है, यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट नेम, इसे छोटा करने की जरूरत है। और ये नाम जितना लंबा था उतना ही मिस्टीरियस भी, और तब तक ऑडियंस भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि ये असल में है क्या। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार से जुड़ी थी, पर इसका मिशन और इसके एजेंट सबको हाइड करके रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, तो आखिर में कॉलिन कहते हैं, हम बस इसे शील्ड के नाम से बुलाते हैं, और बस वहीं से शुरू हुई शील्ड की पहचान। बात करें आयरन मैन के सूट की, तो मैं किसी हाईटेक सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस पहले सूट की जो टोनी ने केव में बनाया था। टेररिस्ट के बीच में घिरा हुआ टोनी स्टार्क, जो एक जीनियस प्लान बनाता है वहां से भागने का। ना कोई हेल्प, ना कोई टेक लैब, बस कुछ टूल्स, एक मैग्नेट और एक विजन के साथ रेडी होता है मार्क 1 सूट, जो देखने में बिल्कुल रियल लगता है, क्योंकि इस सीन को बिलीवेबल बनाने के लिए रियल लाइफ इंजीनियर से मदद ली गई थी। मार्वल ने MIT के रियल इंजीनियर्स को कंसल्ट किया और उनसे पूछा गया कि अगर एक हाईली स्किल्ड इंजीनियर एक केव में बंद हो और उसके पास कुछ मेटल पार्ट्स हो, तो क्या वो एक एनर्जी सोर्स या कोई सूट बना सकता है। और MIT एक्सपर्ट्स ने सूट के बेसिक मैकेनिज्म, एनर्जी फ्लो और बैटरी डिजाइन तक का आइडिया दे दिया, जिसे डायरेक्टर ने एक्सेप्ट किया, ताकि सीन साईफाई फैंटेसी ना लगे, बल्कि एक प्रैक्टिकली जीनियस इंजीनियरिंग लगे। और इसी वजह से मार्क 1 सूट का डिजाइन क्रूड होकर भी लॉजिकल लगता है। उसका आर्क रिएक्टर, फ्लेम थ्रोवर और हाइड्रोलिक, सब कुछ एक रियल इंजीनियर माइंडसेट के हिसाब से बिल्ड किया गया। मार्वल का विजन सिंपल था, टोनी स्टार्क सिर्फ एक कॉमिक जीनियस नहीं, एक रियल दुनिया का जीनियस लगे। और जब आप वो सीन देखते हो, तो लगता है, हाँ भाई, ये बंदा सच में कर सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब टोनी स्टार्क लैब में पहली बार अपने सूट की टेस्टिंग करता है, और तभी आर्क रिएक्टर से पावर बूस्ट एक्टिवेट होते हैं, और टोनी 3 फीट की जगह 30 फीट ऊपर जाकर दीवार में टकरा जाता है। वो सीन सिर्फ इंटरटेनिंग नहीं था, बल्कि उसके पीछे नासा लेवल की इंस्पिरेशन थी। मार्वल के VFX टीम ने आयरन मैन के सूट टेस्टिंग शॉट के लिए नासा के रॉकेट इंजन टेस्ट फुटेजेस को डिटेल में स्टडी किया। उन्होंने देखा कि कैसे रियल रॉकेट ब्लास्ट करता है,
कैसे थ्रस्ट के टाइम पर स्मोक, वाइब्रेशन और फ्लेम रिएक्ट करते हैं, और उसी रेफरेंस को यूज करके बनाया गया सूट के जेट्स के ब्लास्ट इफेक्ट्स, वॉल वाइब्रेशन और हीट शिमर्स, और इसके साथ साथ टोनी का बॉडी रिएक्शन भी कि कैसे वो एक रियल प्रेशर से डील करेगा। डायरेक्टर जॉन फेवरो चाहते थे कि ये सीन एक कार्टूनिस्ट स्टंट ना लगे, बल्कि ऐसा लगे जैसे एक स्पेसएक्स इंजीनियर अपना प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहा हो। और इसी वजह से जब टोनी उड़ता है, गिरता है या ब्लास्ट होता है तो उसमें एक साइंटिफिक रियलिज्म फील होती है। मार्क 1 सूट, जो एक जायंट, रॉ और इंडस्ट्रियल लुकिंग आर्मर था, जिसे सिर्फ कंप्यूटर में नहीं डिजाइन किया गया, बल्कि मार्क 1 सूट मोस्टली रियल भी था। मार्वल ने एक असली फुली वेरिएबल सूट बनवाया जिसका वेट था तकरीबन 90 किलो, जिसे स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट स्टैन विल्सन स्टूडियो ने डिजाइन किया। वही स्टूडियो जो जुरासिक पार्क और टर्मिनेटर के लेजेंडरी इफेक्ट्स के लिए मशहूर था। सूट के हर पार्ट को हैंड से क्राफ्ट किया गया, जैसे आयर वेल्डिंग, बोल्ट, फ्यूल टैंक्स और फ्लेम थ्रोवर, ये सब रियल थे। आरडीजे ने कई बार इस सूट को सेट पर पहना भी, खासकर क्लोजअप शॉट में। लेकिन इस सूट को पहनने में एक प्रॉब्लम थी, ये सूट इतना हैवी और स्टिफ था कि इसको पहनकर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और तब यूज किया गया सीजीआई, जहां टोनी सूट के साथ वॉक करता है और जब फ्लेम थ्रो करने के बाद केव के एक्सप्लोजन के बाद उड़ता है, वो सारे सीन सीजीआई के थ्रू इनहेंस किए गए। डायरेक्टर जॉन फेवरो चाहते थे कि सब कुछ रियल लगे, इसलिए उन्होंने ग्रीन स्क्रीन से ज्यादा रियल कैमरा वर्क और रियल सूट पर भरोसा किया। आज हम सबके लिए टोनी स्टार्क का मतलब सिर्फ एक नाम है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन मार्वल ने शुरुआत में आरडीजे को कास्ट करने का प्लान ही नहीं बनाया था। डायरेक्टर जॉन फेवरो के सामने स्टूडियो का प्रेशर था एक सेफ एक्टर चूज करने का, जिसकी इमेज फैमिली फ्रेंडली हो और जिसका बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड हो। और इस रेस में कुछ बड़े नाम भी थे, जैसे टॉम क्रूज, जो खुद टोनी स्टार्क का रोल करने के लिए इंटरेस्टेड थे। सेकंड थे निकोलस केज, जिनको मार्वल कैरेक्टर्स का पुराना क्रेज था। थर्ड थे सैम रॉकवेल, जिन्होंने बाद में जस्टिन हैमर का रोल किया। और इसके साथ साथ कैलिव ओवेन, टिमोथी ओलिफेंट और कॉलिन फैरेल जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल थे। लेकिन जॉन फेवरो सिर्फ आरडीजे को ही कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने स्टूडियो को समझाया टोनी स्टार्क का पास्ट फ्लेवर्ड है और आरडीजे उस फ्लो को समझ सकते हैं, क्योंकि उसने भी वही सब रियल लाइफ में भी झेला है। लेकिन फिर भी स्टूडियो ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन जॉन फेवरो ने स्टूडियो से फाइट करके आरडीजे के ऑडिशन करवाए और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। और जब उन्होंने आरडीजे को टोनी के डायलॉग बोलते देखा तो उन्होंने बस एक ही लाइन बोली, दैट्स हिम, दैट इज आवर आयरन मैन, और बाकी हिस्ट्री बन गई। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सिर्फ टोनी स्टार्क का रोल नहीं किया, बल्कि मार्वल स्टूडियो के इमेज को जीरो से हीरो बना दिया। अगर आरडीजे ना होते तो शायद एमसीयू वैसा कभी बनता ही नहीं जैसा हम आज देखते हैं। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और अगर आपको अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।